हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या आप किसी और तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहां पर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है। जी हां दोस्तों, अगर आपके यहां पे 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो यह वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि कई बार दोस्तों क्या होता है कि हमें लेबर डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस की प्रॉपर जानकारी नहीं होती है, आधी अधूरी जानकारी होती है, जिसकी वजह से हमें कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें फाइनेंशियल लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं और दोस्तों कई बार हमको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती है। जी हां दोस्तों, हमें कई बार पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से नोइंगली अननोइंगली हमसे किसी ना किसी रूल का वायलेशन हो जाता है, और अगर किसी रूल का वायलेशन होगा तो उसके लिए फिर आपको पेनल्टी तो पे करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, लेबर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, जब आपके ऑफिस का सर्वे करने आते हैं, इंस्पेक्शन करने आते हैं, तो वो डिफरेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आपके ऑफिस का सर्वे करते हैं। दोस्तों, इससे पुराने वीडियोस के अंदर मैं इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के बारे में 4 डिफरेंट वीडियोस में आपको पूरी डिटेल जानकारी दे चुका हूं। अभी मैं आपको एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बारे में अलग अलग वीडियोस में आपको पूरी जानकारी दे चुका हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के पॉइंट नंबर 8 के बारे में पूरा डिटेल जानकारी समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्ट हमसे क्या कहता है, या इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है या कौन कौन से कंप्लायंसेस को फॉलो करना है। तो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने पुराने वीडियोस के अंदर भी आपको बताया है कि जब लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके ऑफिस का सर्वे करने आते हैं तो वो 6 डिफरेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आपका सर्वे करते हैं, आपके ऑफिस का सर्वे करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से उन सारे के सारे पॉइंट को, पूरे सारे के सारे एक्ट को पूरा डिटेल में आपको बताता हूं। सबसे पहले वो जिस एक्ट के अकॉर्डिंग आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं वो है आपका इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। नंबर 2 पर जिस एक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों वो आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं वो है आपका एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो दोस्तों सेकंड है आपका एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नंबर 3, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग वो लेबर ऑफिसर्स आपके ऑफिस का सर्वे करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, उसका नाम है बोनस एक्ट। नंबर 4 पर जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर ऑफिसर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे वो है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पे जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे वो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड नंबर 6 पर जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे, सर्वे करेंगे, वो है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट।
तो दोस्तों इससे पुरानी वीडियोस के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में 4 डिफरेंट वीडियोस में पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दे चुका हूं। अभी हम जो बात कर रहे हैं एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में बात कर रहे हैं, जिसके कि मैं आपको पॉइंट नंबर 1 से लेकर के 7 तक का पॉइंट वाइज अलग अलग वीडियोस में आपको पूरी डिटेल जानकारी दे चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम पॉइंट नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। पर दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे जो एमपी है इसके यानी कि मध्य प्रदेश के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो मैं मध्य प्रदेश से बना रहा हूं, इसीलिए मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों हो सकता है कि किसी आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं ये एक्ट उसी स्टेट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। हो सकता है कि आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो ये पंजाब शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो ये उत्तराखंड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा, या हो सकता है कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो ये राजस्थान शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। इसके बाद में फ्यूचर वीडियोस के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा बोनस एक्ट के बारे में भी। इसके अलावा हम मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में बात करेंगे फ्यूचर वीडियोस के अंदर। हम मैटरनिटी एक्ट के बारे में भी बात करेंगे पूरा डिटेल में, या इसके अलावा जो हमारा चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर रेगुलेशन एंड प्रोविजन एक्ट है वो हमसे क्या कहता है, या क्या कहता है कि हमें किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो ये सारी डिटेल जानकारी हम फ्यूचर वीडियोस के अंदर हम समझेंगे। तो दोस्तों जब कभी भी कोई लेबर इंस्पेक्टर, लेबर ऑफिसर आपके ऑफिस का सर्वे करने आते हैं, इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, तो वो इस तरीके का एक फॉर्म पूरी इंस्पेक्शन करने के बाद में फिल करके आपको दे करके जाते हैं। तो दोस्तों पहले हम इस पूरे के पूरे फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि इस फॉर्म के अंदर किस किस तरीके की जानकारी को आपको दिया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, निरीक्षक का नाम, यानी कि जिस लेबर इंस्पेक्टर ने आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन किया उसका नाम दिया जाएगा। जिस डेट में इंस्पेक्शन किया गया वो डेट डाली जाएगी, जिस टाइम पर किया गया वो टाइम यहां पर लिखा जाएगा, और जिस स्थान से कर रहे हैं सर्वे, जिस स्थान का सर्वे किया जा रहा है, जिस स्थान पर सर्वे किया जा रहा है तो वो लिखा जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि मैं भोपाल से यहां पे बात कर रहा हूं, तो ये अगर सर्वे आपका भोपाल में हो रहा है तो ये यहां पर भोपाल लिखा जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी चाहिए, ये जो इंस्पेक्शन किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग एक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग है, तो यहां पे ये जितने पॉइंट हैं ये पर्टिकुलर एक्ट के संबंध में है, एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 के संबंध में। तो इस फॉर्म के अंदर आपको उस एक्ट का नाम भी लिखा जाएगा जिस एक्ट के अकॉर्डिंग ये आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। उसके बाद में आपके कंपनी का, आपके एस्टेब्लिशमेंट का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहां पर दिया जाएगा, पूरा एड्रेस लिखा जाएगा, आपके कंपनी की ईमेल आईडी लिखी जाएगी, आपके कंपनी का मोबाइल नंबर दिया जाएगा, और जब आपने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहां पर डाला जाएगा। इसके बाद में आप किस तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं तो नेचर ऑफ बिजनेस यहां पर लिखी जाएगी। सपोज कीजिए कि आप कोई रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री रन कर रहे हैं, या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या फिर हो सकता है कि कोई अम्यूजमेंट एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई और वर्क आप कर रहे हैं तो यहां पर लिखा जाएगा। सपोज कीजिए कि आपकी फैक्ट्री है तो यहां पे आपका लिख दिया जाएगा फैक्ट्री, या सपोज कीजिए कि कोई आपका ऑफिस है तो यहां पे लिख दिया जाएगा कि आपकी जो नेचर है वो आपके ऑफिस है, कार्य का स्वरूप। यहां पे इसके बाद में लिखा जाएगा कि आपके कंपनी के जो ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, उनका पूरा नाम और पता यहां पर लिखा जाएगा। तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल मिलाकर के कितने लोगों का स्टाफ काम कर रहा है, मेल और फीमेल अलग अलग कितने हैं, उनकी डिटेल जानकारी यहां पर लिखी जाएगी। हो सकता है कि जब वो सर्वे कर रहे हैं उस समय पर आपने उनको बताया, इंस्पेक्शन के दौरान आपने बताया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपोज कीजिए कि आपके जो पुरुष हैं उनका नंबर आपका 40 है और जो महिलाएं हैं उनका नंबर भी 40 है, तो टोटल मिलाकर के ये हो गया आपका 80। तो इस तरीके से करके आपके ऑर्गेनाइजेशन में टोटल मेल और फीमेल वर्कर का कितना नंबर है वो यहां पर लिखा जाएगा। जब वो इंस्पेक्टर्स या जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का सर्वे करने आते हैं, हो सकता है कि उस समय पर आपके जो ऑनर हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो अवेलेबल नहीं हो, तो किसी अन्य पर्टिकुलर पर्सन की प्रेजेंस में, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में वो इंस्पेक्शन किया जाएगा। हो सकता है वो कंपनी के मैनेजर हो, तो यहां पर उनका नाम लिखा जाएगा, वो किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो पोस्ट डाली जाएगी कि उनकी प्रेजेंस में ये पूरा सर्वे किया गया। यहां पर एक और चीज लिखी जाएगी कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है वो किस स्टार्ट में की गई है, कब से प्रारंभ की गई है। सपोज कीजिए कि वो आपने 2000 में स्टार्ट की तो यहां पे वो 2000 लिख देंगे, ठीक है। और जिस समय पर उन्होंने सर्वे किया, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने सर्वे किया और प्रेजेंटली उन्होंने देखा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि यहां पे आपने 80 लिखा हुआ है, बट उन्होंने पाया कि यहां पे केवल 75 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो यहां पे वो 75 लिख करके जाएंगे। हो सकता है कि बाकी के और जो 5 एम्प्लॉइज हैं वो उस समय पर किसी न किसी वजह से वो छुट्टी पर हो।
तो यहां पर वो 75 लिख करके जाएंगे। तो दोस्तों यहां पे अब आप देख रहे होंगे कि यहां पे बहुत सारे पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 9, उसके बाद में 1 2 3 से लेकर के 10 तक के पॉइंट्स हैं। तो टोटल मिलाकर के करीब 19 पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों एक सिंगल वीडियो के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट को कवर कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए आपके बेनिफिट के लिए मैंने इन सारे के सारे पॉइंट की पूरी डिटेल जानकारी के साथ में अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे वीडियोस को अंत तक जरूर देखिएगा और सारे वीडियोस को देखिएगा, और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि नोइंगली और अननोइंगली हम किसी ना किसी रूल का वायलेशन कर ही देते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको मालूम है कि हमें अपने उस बिजनेस को रजिस्टर कराना होता है। आपने अपने बिजनेस का, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेबर डिपार्टमेंट से आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया और ले आकर के आपने उसको फाइल के अंदर रख दिया। अब कभी फ्यूचर में लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का सर्वे करने आते हैं और वो आपके प्रेमाइसेस के अंदर, जो भी बिजनेस प्रेमाइसेस है, वहां पर उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को नहीं पाते हैं, ना वो किसी दीवार पे लगा हुआ है, ना किसी नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा अननोइंगली वो उनके द्वारा दिए गए रूल एंड रेगुलेशन का क्या हो गया, वायलेशन हो गया। तो वहीं आप फंस गए, वहीं पर आपके लिए एक दिक्कत पैदा हो गई कि भैया अब आपने इस रूल का वायलेशन कर दिया। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने जानबूझ के किया, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी, और जब किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसीलिए आप ही के फायदे के लिए, आप ही के बेनिफिट के लिए मैं एक एक पॉइंट की बारीक से बारीक जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमसे नोइंगली और अननोइंगली कहीं ना कहीं किसी न किसी रूल का वायलेशन हो ही जाता है। तो दोस्तों देख रहे हैं आपके सारे इतने सारे पॉइंट दिए गए हैं। तो इंस्पेक्शन करने के बाद में इन सारे के सारे पॉइंट पर वो इंस्पेक्टर आपको कहीं पर यस लिखेगा, कहीं पर नो लिखेगा, कहीं पर यस लिखेगा, कहीं पर नो लिखेगा, फिर उसके बाद में कहीं यस कहीं नो, ऐसे करके वो पूरा फॉर्म फिल करके आपको दे करके जाएंगे। तो ऑब्वियस बात है कि जहां यस लिखा है इसका मतलब कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है उस रूल का आप फॉलो कर रहे हैं, और जहां पे नो लिखा गया है उस रूल का आप वायलेशन कर रहे हैं, मतलब उस रूल को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इंस्पेक्शन के बाद में उन्होंने यही पाया कि भैया इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने इस रूल को फॉलो नहीं किया है। तो लास्ट में क्या दिया हुआ है कि क्योंकि आपसे अननोइंगली कहीं ना कहीं ये उल्लंघन हो गया है, ये वायलेशन हो गया है रूल का, तो अब आपको इसका क्लैरिफिकेशन देना होगा। क्लैरिफिकेशन के लिए आपको दोस्तों कुछ पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको 5 डेज का टाइम दिया जाए, 7 डेज का, 10 डेज का टाइम दिया जाए, और आपको ले जाकर के लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में उसका क्लैरिफिकेशन देना होगा कि ये रूल का जो वायलेशन हुआ है आपसे क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, या उससे संबंधित अगर कोई पेनल्टी है तो फिर आपको वो पे करनी पड़ेगी। ये पूरे के पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद में यहां पे जिस इंस्पेक्टर ने वो सर्वे किया उस इंस्पेक्टर के यहां पे सिग्नेचर होंगे, और लास्ट में आपके कंपनी की एक सील यहां पर लगाई जाएगी, और जिन पर्टिकुलर पर्सन के प्रेजेंस में ये इंस्पेक्शन किया गया था उनके भी सिग्नेचर यहां पर किए जाएंगे। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में इसकी 2 कॉपीज होंगी। एक कॉपी वो लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर खुद अपने पास रखेंगे और एक कॉपी आपको देकर के जाएंगे। दोस्तों आगे समझते हैं। अब हम इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के पॉइंट नंबर 8 के बारे में पूरा डिटेल बात करने वाले हैं। तो समझते हैं कि ये पॉइंट नंबर 8 आखिर तो है क्या, ये हमसे क्या कह रहा है। तो यहां पे ये पॉइंट नंबर 8 कहता है स्थापना में किशोर। सबसे पहले तो हमें ये किशोर वर्ड को ही समझना है कि ये जो किशोर वर्ड है, ये किशोर वर्ड क्या कहता है। किशोर का मतलब यहां पे सीधे सीधे है एजेड 14 ईयर्स टू 18 ईयर्स। बेसिकली इंग्लिश में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो किशोर कहने का मतलब है जो एडोलिसेंट पर्सन है, जो एडोलिसेंट है, जिनकी एज 14 साल से लेकर के 18 साल के बीच में है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा ही, क्योंकि 14 साल से नीचे के बच्चों को काम कराना जो है इलीगल है। हम 14 साल से नीचे के बच्चों को तो काम नहीं करा सकते, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की एज 14 ईयर से ऊपर की है लेकिन वो 18 से कम है तो वो इस ब्रैकेट के अंदर आता है, किशोर वाले ब्रैकेट के अंदर आता है, एडोलिसेंट वाले ब्रैकेट के अंदर आता है। ठीक है, तो इस टाइप के पर्टिकुलर पर्सन के लिए 14 से 18 ईयर की एज ग्रुप के बच्चों के लिए एक पर्टिकुलर रूल है। मतलब वो रूल क्या कहता है, व्यक्ति से सुबह 7 बजे से
7 बजे के पूर्व तथा रात्रि में 9 बजे के पश्चात कार्य लिया गया या नहीं लिया गया। यानी कि ये पॉइंट कहता है कि आपका इंस्पेक्शन किया गया ऑफिस का और ये देखा गया कि पहली बात तो आपके यहां पर कोई एडोलेसेंट पर्सन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और अगर काम कर रहे हैं तो उनके वर्किंग आवर्स क्या हैं। तो ये रूल अपने को कहता है कि आपको सुबह 7 बजे के पूर्व, यानी कि 7 से पहले, मतलब कि मॉर्निंग में 6 बजे या 5 बजे या 4 बजे या रात को 9 बजे के बाद में, यानी कि रात को 10 बजे 11 बजे, रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे के बीच में ये एडोलेसेंट पर्सन काम नहीं कर सकते। No adolescent aged 14 years to 18 years shall be required or allowed, तो उनको अलाउ नहीं करना है, नो, ठीक है, टू वर्क इन द एस्टेब्लिशमेंट बिफोर 7 AM एंड आफ्टर 9 PM। यानी कि 9 PM से लेकर के 7 AM तक के जो रात का टाइम है वो इन पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए, इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के लिए, एडोलेसेंट के लिए ये प्रोहिबिटेड है, ये काम नहीं कर सकते। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये चाइल्ड एडोलेसेंट एंड प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आता है 1986 के, नो एडोलेसेंट इन इंडिया इज परमिटेड टू वर्क इन एन एस्टेब्लिशमेंट। तो किसी भी एडोलेसेंट पर्सन को काम करने के लिए परमिशन नहीं है इन एन एस्टेब्लिशमेंट बिफोर 7 AM एंड आफ्टर 9 PM, सुबह 7 बजे से पहले और रात को 9 बजे के बाद में। ये एडोलेसेंट 14 साल से लेकर के 18 साल तक के जो बच्चे हैं ये आपके एस्टेब्लिशमेंट में काम नहीं कर सकते, मीनिंग देयर वर्किंग आवर्स आर जनरली। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उनके वर्किंग आवर्स क्या होंगे? तो उनके वर्किंग आवर्स होंगे रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन 7 AM एंड 9 PM। तो 7 बजे और 9 बजे के बीच में रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक के बीच में आप उनसे काम करा सकते हैं, लेकिन रात को 9 बजे के बाद में रात को 10 बजे, रात को 11 बजे, रात को 12 बजे आप उनसे काम नहीं करा सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग आप सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे या सुबह 6 बजे उनसे काम नहीं करा सकते हैं। प्रोहिबिटिंग नाइट वर्क फॉर एडोलेसेंट। तो सीधा सीधा ये रूल अपने को क्या कह रहा है? ये रूल अपने को कह रहा है कि जो एडोलेसेंट है उनका नाइट वर्क जो है वो प्रोहिबिटेड है। इस रूल के की पॉइंट्स क्या कहते हैं? मैक्सिमम वर्किंग आवर्स। तो इनके मैक्सिमम वर्किंग आवर्स क्या होंगे दोस्तों? एडोलेसेंट, तो फिर से बता देता हूं, जिसको हम हिंदी में किशोर बोलते हैं या एडोलेसेंट बोलते हैं, एजेड 14 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो 14 ईयर्स से लेकर के 18 ईयर्स तक के जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में कैन वर्क अ मैक्सिमम ऑफ 6 आवर्स। तो इनके वर्किंग आवर्स भी आपके फिक्स हैं। जैसे कि इससे पुराने वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो अडल्ट पर्सन हैं उनके वर्किंग आवर्स कितने होते हैं? 8 आवर्स होते हैं, बट जो एडोलेसेंट हैं इनके वर्किंग आवर्स भी फिक्स हैं, वो 6 आवर्स ही वर्क कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, 6 आवर्स। इनका टाइम पीरियड सुबह 7 से लेकर के रात को 9 बजे तक के बीच का है, बट 7 से लेकर के 9 तक के बीच में वो केवल 6 घंटे ही काम कर सकते हैं पर डे, इंक्लूडिंग रेस्ट ब्रेक। और इसमें उनका रेस्ट ब्रेक इंक्लूड है, मतलब उनका वर्किंग आवर्स केवल 5 घंटे का है, 1 घंटे का उनका लंच ब्रेक रहेगा, तो टोटल मिलाकर के वो 6 ही घंटे काम कर सकते हैं एडोलेसेंट। नाइट वर्क रिस्ट्रिक्शन क्या है? नो एडोलेसेंट कैन बी रिक्वायर्ड टू वर्क बिटवीन 7 PM एंड 8 PM। ठीक है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 7 PM और 8 PM के बीच में ही काम कर सकते हैं। और रेस्ट ब्रेक क्या कहता है? रेस्ट ब्रेक कहता है एडोलेसेंट मस्ट हैव अ रेस्ट ब्रेक। उनको एक रेस्ट ब्रेक, यानी कि आप उसको लंच ब्रेक बोल लीजिए या रेस्ट ब्रेक बोल लीजिए, ऑफ एटलीस्ट 1 आवर। यहां हम इसको 30 मिनट्स का रेस्ट ब्रेक नहीं दे सकते, हम इसको 45 मिनट का रेस्ट ब्रेक नहीं दे सकते, पूरे 1 आवर का रेस्ट ब्रेक इनके लिए दिया गया है आफ्टर वर्किंग फॉर 3 आवर्स। यानी कि 3 घंटे अगर उसने लगातार काम कर लिया तो उसको 1 घंटे का आपको रेस्ट ब्रेक देना ही है, क्योंकि वो किस ब्रैकेट में आ रहा है? वो आपका एडोलेसेंट के ब्रैकेट में आ रहा है, वो आपके किशोर के ब्रैकेट में आ रहा है। तो किशोर जो है वो इस रूल के अकॉर्डिंग वो केवल और केवल 6 ही घंटे काम कर सकते हैं, जिसमें 1 घंटे का उनका रेस्ट ब्रेक भी इंक्लूडेड है। तो दोस्तों ये वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है। फिर भी दोस्तों आप किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहे हो सकते हैं। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टेट के डिपार्टमेंट के जो लेबर डिपार्टमेंट है वहां के अधिकारियों से मिलकर के ये सारी के सारी जानकारी को क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपका वेरिएशंस मिल सकते हैं किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं इसको क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों उसके बाद भी अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी रह जाती है और दोस्तों आपको इस रूल को समझने में या इसको फॉलो
करने में, कंप्लायंसेस को फॉलो करने में किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी होती है तो आप हमको लिखना ना भूलें legal@pabbly.com पर। हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो आपकी क्वेरी को, आपकी जो भी कंसर्न्स हैं उनको रिजॉल्व करने की भरसक कोशिश करेगी, भरसक प्रयास करेगी और आपकी पूरी की पूरी जो परेशानियां हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। सो दोस्तों, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और द कंसर्न्स, प्लीज डोंट हेजिटेट। बिल्कुल आपको हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, निसंकोच, बिना संकोच के आप अपनी क्वेरी हमको भेज सकते हैं। रीच आउट टू अस, ठीक है, @pabbly, legal@pabbly.com पर। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें दी गई जो महत्वपूर्ण जानकारी है यह आपके दोस्तों के साथ भी शेयर होनी चाहिए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका फायदा आप उठा रहे हैं वो फायदा आपके दोस्त भी उठा सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।